हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम जो पढ़ चुके हैं आपकी 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन, कंजर्वेटिव फोर्स और जो सब बातें उसकी बेसिक थी वो हमने बात की थी फंडामेंटल फोर्स के लिए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर टॉपिक समझना है कंप्लीट तो 1 या 2 मिनट में टॉपिक समझ नहीं आता, आपको कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। तो कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहली बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। आपको यह पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी, डिस्टेंस, मास, एक्सेलरेशन, कोई भी जो लॉज ऑफ फिजिक्स की टर्म में डिस्क्राइब की जा सके, तो मैं क्या कह सकता हूं, एनी क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब in terms of laws of physics, जो कि फिजिक्स के लॉ के टर्म में डिफाइन की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसमें मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हो जिसको फिजिक्स के लॉ में डिस्क्राइब कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हो तो 2 टाइप की होती है। जो पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल और जिसको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 क्वांटिटी बताई, फिजिकल क्वांटिटी क्या, जिसको किसकी टर्म में डिफाइन कर सके, एक्सप्लेन कर सके, लॉज ऑफ फिजिक्स की टर्म में। दूसरी 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल और बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेस यानी कि बेसिक है वो, इससे नीचे कोई चीज नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। तो क्या कहेंगे, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वांटिटी एंड वी कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर। फर्दर का मतलब होता है और ज्यादा, हम इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, उसको हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको क्या मिल जाता है, मास मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है विच कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहा मैंने, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहेंगे, दीज आर दी बेसिक क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, बेसिक, एंड वी कैन नॉट फर्दर ब्रेक इट। अब हम इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल में मास और डिस्टेंस, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, बहुत सारी होती है जो किसमें आती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकंड कौन सी बात करें हम, डिराइव्ड का मतलब जो डिराइव किया जा सके, जिसको निकाला जा सके किसी दूसरे की मदद से। और किसकी मदद से निकालते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या कहेंगे, विच कैन बी डिराइव्ड with the help of फंडामेंटल क्वांटिटी। जो किसकी हेल्प से डिराइव होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से, उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव। एग्जांपल में डिराइव का क्या लेंगे हम ले लेते हैं वेलोसिटी। आपने छोटी क्लास में वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैंने अब ये भी एग्जांपल बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी का डिस्टेंस है और टाइम, दोनों किसका एग्जांपल है, फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके क्या बना दिया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका मतलब इनकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। ये था एक टॉपिक जिसके बारे में हमने जो है फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
यानी कि आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले कंप्लीट जनरल बातें बताई जाएंगी कि यूनिट जो होता है यूनिट्स का सिस्टम में वो क्या होता है। जैसे आपने पढ़ी होगी डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम, पहला सिस्टम। सेकंड सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम और थर्ड सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। ये 3 सिस्टम है जो यूनिट के सिस्टम है। अगर मैं कहीं पे भी बात करूंगा किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर मैं क्या लूं यूनिट्स के बारे में बात करूं तो हमें 3 बातें ध्यान आनी चाहिए, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस क्या कहता है? एमकेएस जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है? वो कहता है कि जो लेंथ होती है ना, लेंथ, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर, एम से मीटर। और क्या कहता है? मास की यूनिट क्या होनी चाहिए? किलोग्राम। ए से क्या होता है? किलोग्राम। और क्या कहता है? टाइम की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेकंड। ये बताया एमकेएस ने। क्या बताया? लेंथ की यूनिट मीटर और मास की यूनिट किलोग्राम और टाइम की यूनिट किसमें होनी चाहिए? सेकंड। अगर मैं बात करूं इसी को सीजीएस में, सीजीएस क्या कहता है? लेंथ की यूनिट किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। और मास की यूनिट किसमें होनी चाहिए? हमारे पास ग्राम में, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में। और इसके बाद जो टाइम है वो क्या बताता है? वो सेकंड में ही होना चाहिए सीजीएस सिस्टम में भी। और तीसरी बात हम करते हैं एफपीएस। इसमें क्या होता है? लेंथ को क्या बोल रहा है? ये फुट में। जैसे आपने सुना हुआ 1 फुट 2 फुट, तो ये बोल रहा है कि लेंथ को फुट में लिखो। और इसके बाद मास को तुम किस में लिखो? पाउंड में लिखो, पाउंड में लिखो। ये बात भी आपने सुनी होगी, 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड ऐसे। और ये सिस्टम भी बताता है टाइम को किस में लिखो? सेकंड में। तो तीनों सिस्टम ने, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस ने लेंथ, मास और टाइम को अलग अलग बातों में बताया। ये कहता है मीटर में, ये सेंटीमीटर, ये फुट, ये कहता किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, और ये कहता सेकंड, सेकंड और सेकंड। टाइम तीनों में एक है। अब बात करेंगे कि हम इन तीनों में से कौन सा यूज करें, हमारे काम का सबसे ज्यादा कौन है? हमारे काम का सबसे ज्यादा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। इसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। और एमकेएस, जिसमें हमेशा इसी सिस्टम का हम यूज करेंगे। आप कहीं पे भी जाओ आपको इसी का यूज करना है। न्यूमेरिकल सोल्व करो या वैसे आप कोई चीज करो तो भी आपको किसका यूज करना है? एमकेएस और एसआई सिस्टम में। क्या? लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में लिखना। ये सिस्टम यूज करना। इन दोनों सिस्टम का हम यूज नहीं करेंगे। तो ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में था। अब इसके बाद हम बात करें, देखिए हमने यहाँ पे लेंथ पढ़ा, टाइम पढ़ा और मास पढ़ा। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। लेंथ क्या चीज होती है देखिए, और फिर उसकी मेजरमेंट करेंगे लेंथ की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? लेंथ, LENGT। लेंथ क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की जो सेपरेशन होती है, देखिए एक पॉइंट ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा, इन दोनों के बीच की सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। तो आप सिंपली बता सकते हो कि किन्हीं 2 पॉइंट को जो सेपरेट कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ लिया लेंथ क्या होता है। लेंथ की यूनिट मैंने बताया। अब ये भी किस में लिखेंगे? हम मीटर में लिखेंगे। कौन सा सिस्टम में? एसआई या फिर एमकेएस सिस्टम में। बस हम सीजीएस या एफपीएस सिस्टम का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? लेंथ की मेजरमेंट करनी है कि हम लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ की मेजरमेंट के अलग अलग मेथड होते हैं। तो यहां पे हम करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि हम लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके अलग अलग हमारे पास क्या होंगे? मेथड होंगे। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ है जो उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आप स्केल से मेजर कर सकते हो। आपके घर में स्केल होता है, आप यूज करते हो ज्योमेट्री बॉक्स में, उस स्केल से भी आप क्या कर सकते हो? डिस्टेंस की मेजरमेंट कर सकते हो। तो पहला क्या? बाय यूजिंग स्केल। तो किसका यूज करके हम कर सकते हैं? स्केल का यूज करके। दूसरा होता है हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ये चीज आपको जो है जब लैब में जाओगे, फिजिक्स लैब में, वहां पे आपको पता चलेगा कि एक वर्नियर कैलिपर होता है, उससे भी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड वन होता है वो होता है स्क्रू गोज, स्क्रू गोज।
ये भी क्या करता है, ये मेजर करता है 10⁻⁻5 मीटर की डिस्टेंस को। स्क्रू गेज का काम होता है इतनी डिस्टेंस को मेजर करना। ये भी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप जब करोगे 11th क्लास में तो आपको दिखाया जाएगा। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए काम आते हैं। जैसे हम स्केल से मेजर करते हैं वैसे ही इनसे भी मेजरमेंट होती है, आपको लैब में मिल जाएंगे। ये मेथड थे जो जनरल जो हम देखते हैं स्केल से कर लिया, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके हम लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसमें से देखिए कौन कौन से होंगे वो मेथड जो है मेजरमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो मेथड हम यूज करेंगे रिफ्लेक्शन मेथड। वो हम यूज करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड देखिए रिफ्लेक्शन जो मेथड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम होता है वो नाम सोनार मेथड भी कहते हैं। इसको सोनार मेथड भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन मेथड या फिर हम क्या कहेंगे, सोनार मेथड। इसको सोनार मेथड कहेंगे। सोनार मेथड कहां पे यूज होता है, अंडर द वाटर। अगर वाटर के अंदर कोई रॉक है, कोई बहुत बड़ा रॉक है और उसको हमें मेजरमेंट करना है कि वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, हम सोनार मेथड। जो पानी में पनडुब्बी होती है, किश्तियां होती है, तो उसमें किसके लिए यूज होता है, सोनार मेथड का। कैसे यूज होता है, तो हम यूज कह सकते हैं यूज अंडर वाटर। यूज अंडर वाटर, ठीक है। उसके नीचे जो लेंथ की मेजरमेंट करनी हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम सोनार मेथड का यूज करते हैं। इसमें कैसे होती है, देखिए जैसे कि मान लिया जाए कोई रॉक है वाटर के अंदर, ये H2O के अंदर है रॉक। अब क्या होगी, यहां से कोई रे निकलेगी, वो रे इससे टकराएगी और ये टकरा के क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। मान लिया जाए ये डिस्टेंस d है, ये जाने में इस रे ने कितनी डिस्टेंस ली d, और आने में भी ये डिस्टेंस कितनी लेगा, d लेगा। तो आपको इसके बाद पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय में टाइम के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या मान लिया कि देखिए यहां पे क्या है, वेलोसिटी। जिस स्पीड से यहां से हम सोनार रे को भेज रहे हैं वो स्पीड हमें पता है क्योंकि हमने वो रे भेजी है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड और मल्टीप्लाइड बाय में क्या हो जाएगा, टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, डी ए और डी ए, कितनी हो जाएगी, डी प्लस डी यानी कि 2d डिस्टेंस। और यहां पे क्या बचेगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय में टाइम, ये हो जाएगा। मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय में टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या बचेगी, स्पीड गुणा में टाइम बाय में 2। कैसे, हमने जो सोनार रे भेजी उसकी कितनी स्पीड है ये हमें पता है, वो कितने टाइम में इससे टकरा के वापस आती है वो भी हमने नोट कर लिया। दोनों की मल्टीप्लाई को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाती है। ये हमारे पास था रिफ्लेक्शन मेथड। इसके बाद जो अगला मेथड है वो मेथड है इको मेथड या रिफ्लेक्शन, वो रिपीटेशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो हो जाएगा हमारे पास इको मेथड या फिर रिपीटेशन मेथड। हम बात करेंगे इको और रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड देखिए, इको और रिपीटेशन मेथड क्या होता है। इको देखिए, जब कभी आप कहीं बीच पहाड़ों पे जाके बोलते हैं तो आपकी आवाज आपको रिपीट सुनाई देती है। उस रिपीट जो आवाज सुनाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं, रिपीटेशन मेथड कहते हैं। कैसे, मान लिया जाए ये यहाँ पे पहाड़ है बहुत बड़ा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और बोल रहा हूं। मैंने बोला ये इससे गई, मान लिया जाए मेरे और इसके बीच कितनी डिस्टेंस है, डी। तो ये जाएगी टकरा के मेरे को वापस आके सुनाई देगी, तो ये डिस्टेंस डी भी ट्रेवल की। अब इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, 2d, कितनी, d प्लस डी। और अभी भी पता आपको वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, तो वेलोसिटी कितनी, v, टाइम कितना, t, और ये कितना हो जाएगा 2d, और d निकालना तो vt/2। ये 2 इसके नीचे चलाएगा तो d बच गया हमारे पास vt/2। तो इतनी डिस्टेंस हमें पता है, कितने स्पीड से हमारी आवाज गई वो भी हमें पता है। इसके बाद टाइम है, जितनी मिनट में जितने सेकंड में वापस से टकरा के आएगी वो भी पता है। तो वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड था जिसको हम क्या कहते हैं, इको मेथड और रिपीटेशन मेथड, जिसमें आवाज क्या होती है, रिपीट होती है। तो ये हो गया हमारा एक और मेथड। तो देखिए बच्चों,
नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, इसका नाम से ही आपको पता चलता है कि हम इसमें किसका यूज करेंगे, ट्रायंगल का यूज करेंगे, इसलिए नाम क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, ये रही ट्रायंगल, इसके पास ये एंगल थीटा, ये एच हाइट और ये पॉइंट एक्स, ये ए बी सी। तो इसका जो है ट्रायंगुलेशन मेथड का हम यूज किसके लिए करते हैं, टू फाइंड आउट द हाइट। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दे दे, बोले कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ, तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड का। तो क्या बता सकते हो, टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी यूज द ट्रायंगुलेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, यूज टू फाइंड आउट हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करनी हो तो मैं किसका यूज करूंगा, ट्रायंगुलेशन मेथड। और इस मेथड में हमें क्या करना, देखिए अब हमें इस पूरी ट्रायंगल में एच है, एक्स है और थीटा है, तो मैं यहां पे क्या निकालूंगा, कोट थीटा। अब जो हमारे पास कोट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है और हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका उल्टा कौन हो जाएगा, ये क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब देखिए इस ट्रायंगल में बेस कौन है, एक्स, ये रहा, इसकी हाइट कितनी है, एच, तो ये रही। अब मुझे क्या चाहिए, एच निकालना, मेरे को तो एच निकालना, एक्स निकालना, तो एक्स बाय में कोट थीटा, ये आ गया एक्स बाय कोट थीटा। कोई क्या कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है एच, बोल दिया उसने, इसके ये जो है ये ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा ए पॉइंट के ऊपर कितना, 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू दे दी, एंड इट इज द 10 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, 10 मीटर, एक्स, तो x को 10 मीटर, कोट 60, h हमारे पास आ जाएगा। ये बात थी। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है, वो क्या कहता, अगर हमें ये x पता ना हो, अब तक हमें पता था तो सोल्व कर रहे थे, नहीं पता हो कैसे, देखिए वो कैसी बात करता है, कैसे पता ना हो, देखिए ऐसे मान लिया जाए, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इन दोनों के बीच की पॉइंट तो x है, ये रहा B, ये C और D। हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को नहीं बता, केवल क्या बता दी, हाइट h। अब वो बोल रहा हाइट h फाइंड आउट करो, ये x दे रखा, ये नहीं दे रखा, और अब किसकी बात कर रहा हो, h को फाइंड आउट करने की। तो कैसे करेंगे, देखिए वही बात है, ये एंगल थीटा 1 बना रहा, ये एंगल थीटा 2 बना रहा, ये गिवन है सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोट थीटा, और कोट थीटा अभी भी बचा चुका हूं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो हम बात क्या करेंगे, कोट थीटा बेस, इस थीटा 1 किस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल किसके अंदर, ए डी सी, इस ट्रायंगल में बेस कौन है, ये पूरा है बेस, इस कितना है, AC। और इसके बाद इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा परपेंडिकुलर H, जो हमने लिख दिया। इसके बाद ये था कोट थीटा 1, अब निकालेंगे हम कोट थीटा 2, यानी कि इसके लिए। और कोट थीटा 2 हम किस ट्रायंगल में देखेंगे, BDC, इस ट्रायंगल में देखेंगे। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास बेस कौन हो जाएगा, BC, ये BC हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर H। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखे, माइनस इक्वेशन सेकंड इनटू फर्स्ट, यानी कि सेकंड में से हमने किसको घटाना है, फर्स्ट को घटाना। तो देखिए क्या होगा, मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाता हूं, तो देखिए कोट थीटा 1 माइनस में कोट थीटा 2, फर्स्ट इक्वेशन का ये पार्ट ये रहा, इसमें से माइनस कर दिया ये पार्ट, इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, देखिए AC बाय में H, ये इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और इसका ये रहा, माइनस कर दिया BC बाय H, ये होगा। अब देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि H क्या है, कांस्टेंट। तो कोट थीटा 1 कोट थीटा 2 माइनस में 1 बाय H कॉमन ले लिया, अंदर बचा AC माइनस BC, यानी कि इस AC, इस पूरी, देखिए इस पूरी डिस्टेंस में से ये घटा दूं, AC में से ये BC घटा दूं, तो क्या बचेगा, X बचेगा। इस पूरी डिस्टेंस में से मैं ये घटा रहा हूं, तो कौन बच रहा, X। तो क्या आया, कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 इज इक्वल टू 1 बाय H इंटू X। अब मुझे H फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूंगा, H को ऊपर, इसको नीचे, कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। तो ये हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं, H फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें डिस्टेंस का पता ना हो, X की वैल्यू अननोन हो। ये तो पता, पर ये पता नहीं थी हमें। ये था ट्रायंगुलेशन मेथड।
होप ये समझ में आ गया होगा, इसको लिख लो, नोट्स बना लो। नेक्स्ट जो मेथड हम स्टडी कर रहे हैं वो मेथड करेंगे हम पैरेलैक्स मेथड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत बार एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और उस मेथड का नाम है हमारे पास पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, जो पैरेलैक्स मेथड है इसका हम यूज किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? इसका यूज हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, जैसे हम चांद हो गया हमारे पास, मून हो गया, स्टार्स होंगे, इन सब की डिस्टेंस मेजर करनी है तो पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे? पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का मतलब दूरी वाले ऑब्जेक्ट। तो क्या कहेंगे? फाइंड आउट the distance of distant object का मतलब तो बहुत दूर हो, जैसे लाइक स्टार, जैसे कि स्टार तारे, उनकी अगर हमें हाइट मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है तो पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। इसमें आपको एक चीज मैं दिखा रहा हूं, देखिए अगर मैं इस पेन को एक इस आंख से देखूं और फिर इस आंख से देखूं, पहले तो मैं इस आंख से इस पेन को देख रहा हूं, फिर मैं ये खोल के ये बंद करके इससे देख रहा हूं, तो दोनों टाइम पे इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एक बार आपको कहीं दिखाई देगी, एक बार आपको कहीं दिखाई देगी। इसी बात का हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे? देखिए, मान लिया जाए ये है कोई स्टार है, कोई भी हमारे पास मून है, कुछ भी है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एन पॉइंट है जहां पे हम खड़े हैं, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारे पास एन है, और ये जो है दो पॉइंट हो गए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसको मैं सी ही मान लेता हूं। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं? यहां पे खड़े हैं, हमने क्या लिया? ये स्टार लिया। इस स्टार का एक कॉर्नर ए पॉइंट है, दूसरा कॉर्नर बी पॉइंट है, यानी कि एक बार हम इस तरफ देखेंगे, एक बार इस तरफ देखेंगे, दोनों तरफ देख के देखेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या होगा आपके पास, ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा θ1, ये एंगल होगा θ2, ये एंगल क्या हुआ? θ1, और ये हमारा सेंटर है जिसको मैंने क्या मान लिया? S। θ1 एंगल θ2, और ये सेंटर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी, जैसे हम इसको मान लेंगे हमारी अर्थ है, अर्थ जब हम देखेंगे यहां से, जब हम इस अर्थ को देखते हैं तो एक बार तो ये एंगल θ1 यहां पे होगा ए पॉइंट, और 6 मंथ के बाद ये पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे होगा, जो θ2 एंगल बनाएगा। 6 मंथ पहले यहां पे ए पॉइंट के ऊपर θ1 बनाया, जब हम यहां से देख रहे हैं। 6 मंथ के बाद जब हम यहीं से इस तरफ देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? θ2 एंगल बनेगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब बता देता हूं आपको क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एंगल, पूरा एंगल क्या? ए सी बी, पूरा एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा? एंगल ए सी एस प्लस में एंगल एस सी बी। ये किसका सम होगा? ये जो पूरा एंगल है ए सी बी किसका सम है? ए सी एस का और एस सी बी, इन दोनों एंगल का क्या है? सम है। ए सी एस ये कौन है? θ1 है, प्लस में एस सी बी ये कौन है? θ2 है, और टोटल किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 के बराबर। इसके बाद आपने क्या है, छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस। ये फार्मूला होता है हमारे पास, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ चुके हो कि एंगल किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में उसकी रेडियस। एंगल को हम किससे लिखते हैं? थीटा से। इसी वैल्यू को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एंगल है ये थीटा है, ये रहा ए सी बी, पूरा एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा के लिए ये आर्क होगी ए बी, और इसकी रेडियस कौन होगी? चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, या ये रेडियस ले सकते हो, ये ले सकते हो, एक ले सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा? आर्क। आर्क हमारे पास ये ए बी, इसको ऊपर से ऐसे दिखा देते हैं आर्क। बाय में रेडियस कितनी है? चाहे तो AC ले लो, चाहे CB ले लो, मैंने ले ली AC। तो थीटा कितना होगा? AB बाय AC। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं। अगर मैं इसको साफ कर रहा हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AC निकालेंगे हम। देखिए AC इज इक्वल टू में AB आर्क अपॉन में क्या हो जाएगा? थीटा। और AC है क्या चीज?
AC हमारे पास डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब हम जहां खड़े वहां से लेके स्टार या मून या फिर पृथ्वी अर्थ की डिस्टेंस है AC या CB, और वही हमें क्या करनी थी, निकालनी थी, जो कि आ गई R का कोण में जो हमारे पास आया एंगल, ये हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस आ गई। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कैसे किया, अब हम यहां पे पहुंचे तो AC क्या है, ये AC डिस्टेंस ही तो है, ये CB डिस्टेंस ही तो है, और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। इसी प्रकार मैं आपको यहां पे बता सकता हूं कि डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस पैरेलैक्स मेथड का यूज हम किसके लिए भी कर सकते हैं, टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पैरेलैक्स मेथड का हम किस में यूज कर सकते हैं, डायमीटर फाइंड आउट करने में। कैसे, देखिए ये पूरा AP है, अगर मैं इसका हाफ लूं तो इसकी क्या है, रेडियस, और ये पूरा लूं तो क्या हो जाएगा, डायमीटर। मतलब मैं AP को डबल कर दूं, इस AP जो AP है, मैं इधर इस AS को, सॉरी बच्चों, अगर मैं इस AS को डबल कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायमीटर। और AB यहां पे क्या शो कर रहा है, पूरा डायमीटर है तो AP हमारे पास क्या हो जाएगा, AC इंटू थीटा, और ये AP है क्या, डायमीटर। देखिए AP डायमीटर है, ये कोई सर्कल है, इसका ये यहां से यहां तक तो होती है रेडियस, अगर मैं कंप्लीट लूं तो क्या होगा, डायमीटर, इसलिए हमने इसको भी क्या लिया, कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंट मेथड्स थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस का। अब जो आगे फिजिक्स चलती जा रही है वो इंपॉर्टेंट चलती जा रही है। इससे पहले जो मैंने बताया उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वीडियोस में क्या था, फंडामेंटल फोर्स पे क्वेश्चन आता है, कंजर्वेटिव लॉज पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मोस्टली पैरेलैक्स मेथड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछा जा सकता है वो होता है डायमेंशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर, तो एरर पे क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होते हैं, टॉपिक हमारे पास होगा डायमेंशंस। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। डायमेंशन आर दोज पावर्स, क्या कहेंगे, डायमेंशन आर दोज पावर विच आर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डायमेंशन क्या चीज होता है ये मैं बता रहा हूं। डायमेंशन क्या होती है, पावर होती है, कोई भी पावर का मतलब देखिए, अगर मैं 10 के ऊपर 3 रखूं, इस 3 को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये पावर होती है 10 के ऊपर लगी, रेज का मतलब होता है ऊपर, रेज टू फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं क्या कहूंगा, 10 टू रेज पावर 3, तो दीज आर द पावर विच आर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी मैं पहले ही बता चुका हूं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मास, अगर मैं लिख दूं मास को m और इसके ऊपर मैं क्या लिख दूं 1, तो ये इसका क्या होगा, डायमेंशन। ये 1 क्या होगा, इसका डायमेंशन। तो दे आर दोज पावर विच आर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आपको दिखे उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पावर। अगर मैं लूं टाइम, और टाइम को मैं लिखूं t एक अक्षर, और इसके ऊपर लगा दूं 1, तो 1 इसकी क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन भी दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल डायमेंशन और डिराइव्ड डायमेंशन। डायमेंशन भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस। सबसे पहला जो डायमेंशन जो हम बात करेंगे वो फंडामेंटल डायमेंशन कौन सा होता है, बेस डायमेंशन। इससे नीचे और कुछ नहीं हो सकता। दीज आर द बेसिक डायमेंशन, तो लिख सकते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक डायमेंशन होते हैं। और बेसिक डायमेंशन कितने होते हैं, 7 बेसिक डायमेंशन है हमारे पास। कितने, 7। कौन कौन से हैं देखिए मैं बताता हूं। मास, टाइम, टेम्परेचर, मास हो गया, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा। इसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
इसके बाद होता है लुमिनस इंटेंसिटी, ये याद रखने पड़ेंगे बच्चों आपको। ये हमारे पास जो फिफ्थ आएगा वो लुमिनस इंटेंसिटी होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और जो सातवां हो जाएगा वो होगा लेंथ, या फिर इसको तुम लिख सकते हो डिस्टेंस। ये 7 फंडामेंटल क्या है जो डायमेंशन, ये आपको याद ही होने चाहिए। इन्हीं का यूज अब आगे होगा, ये अच्छी तरह से समझ लो। अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको बहुत ही काम की चीज, आपको ये 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, और यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने कौन कौन से बताए? मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और लेंथ और डिस्टेंस। मास को जो हम है एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एम से। टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे? टी से। टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करेंगे? के से। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है इसको डिनोट करेंगे हम मोल से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे? मोल से। लुमिनस इंटेंसिटी को जो हम करेंगे कैंडला से, कैंडला, और सोल्ट में लिखते हैं सीडी। सोल्ट में इसको क्या लिखते हैं? सीडी। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे लिखेंगे? ए से। वैसे क्या होता है? एम्पियर। ए से क्या होता है? एम्पियर। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। हम यहां से किससे डिनोट करेंगे? ए से। लेंथ और डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे? हम एल से लिखेंगे। हम डिस्टेंस या लेंथ को किससे लिखेंगे? एल से। अगर आपसे कोई पूछे मास का डायमेंशन एम, टाइम का टी, डायमेंशन फॉर्मूला है ये, डायमेंशन मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला, इलेक्ट्रिक करंट को ए, और लेंथ और डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास क्या था? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी थी। तो मैंने साथ क्या बता दिया आपको? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, मास से एम, टाइम टी, टेम्परेचर के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, इलेक्ट्रिक करंट ए, लेंथ और डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे। इसके बाद जो हमारी डायमेंशन का जो दूसरा टाइप होगा वो होगा डिराइव्ड। वो क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? विच आर डिराइव्ड with the help of fundamental quantity। अभी पहले ये बात मैं बता चुका था, जहां पे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी वहां पे हमने, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड डायमेंशन है। डिराइव्ड डायमेंशन। तो डिराइव्ड डायमेंशन क्या होते हैं? विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। जो किसकी मदद से हम डिराइव कर सकते हैं? फंडामेंटल डायमेंशंस की मदद से। पहले क्वांटिटी पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें अंदर हमें फंडामेंटल और डिराइव्ड थी। अब हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल डायमेंशन और डिराइव्ड डायमेंशन। तो विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। तो देखिए कैसे मैं बात करता हूं, जैसे कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्टेंस को हम लिखते हैं एल से और इसको लिखते हैं टाइम से। अभी मैंने बताया कि जो फंडामेंटल और बेसिक डायमेंशन है वो है एल और टी, दोनों उन सात में से है जो मैंने साथ बताया था, एल और टी। और इन दोनों की मदद से मैंने कौन बना दिया? वेलोसिटी। कौन बनाया? वी बनाया। तो ये v क्या हो जाएगा? डिराइव्ड डायमेंशन, जो किसकी हेल्प से किए हैं? फंडामेंटल डायमेंशन। अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू एल, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। अब कोई पूछे इस t का कितनी पावर है? रेज हो रही है, -1 पावर। इस l की कितनी हो रही है? 1 हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? डिराइव्ड डायमेंशन हो जाएंगे। पहले पढ़े फंडामेंटल डायमेंशन, अब हमने क्या पढ़ा? डिराइव्ड डायमेंशन पढ़ा। इसके बाद हम बात क्या करते हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास, देखिए वेलोसिटी का हमने बना, इसके बाद हम और भी बना सकते हैं। देखिए कैसे हम बनाते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, आपने पहले पढ़ रखे छोटी क्लास में कि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होते हैं। अभी मैंने वेलोसिटी का लिखा था, वेलोसिटी का कितना लिखा था? LT-1। तो मैं लिखूंगा LT-1 और नीचे भी t, ये ऊपर जाएगा तो LT-1, T-1 कितना हो जाएगा? LT-2।
ये किसका आ गया, एक्सेलरेशन का। ये किसका है, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ये हमारे पास ए का फार्मूला आ गया LT-2। देखिए लेंथ भी उन सातों में से जो फंडामेंटल था, टाइम भी उन सातों में से है जो फंडामेंटल थे, और ये उनमें नहीं है, मतलब ये डिराइव्ड है और ये क्या है, फंडामेंटल है। अब कोई कहते हैं सर मुझे ये इतना लंबा प्रोसीजर जो ये है ये मुझे याद नहीं रहते। कोई बात नहीं, आपको 7 याद होने चाहिए बस, उसके बाद क्या है वो मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए आप कहोगे कि नहीं पता, तो मैं कहता हूं एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब आपको ये सब नहीं आता तो क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी को और चेंज कर लूंगा मैं। वेलोसिटी किसके बराबर होती है ये तो पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एक टाइम पहले ही था, एक टाइम तो पहले था, और वेलोसिटी को भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको फंडामेंटल सातों के साथ याद है, तो डिस्टेंस को किससे लिखते थे फंडामेंटल में, L से, टाइम को T से, तो T इंटू टी स्क्वायर, तो L/T²। ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये किसका आ गया, एक्सेलरेशन का। देखिए इसको याद नहीं तो आप इसको और तोड़ लो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक टाइम पहले था, डिस्टेंस का फंडामेंटल जो डायमेंशन L, टाइम को T², तो L/T² के बराबर हो जाएगा। ये होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे वो हम कौन सा देखेंगे, देखिए नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम एंगल देखते हैं हम। एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन में रेडियस। देखिए बच्चों, मान लिया जो मैं कह रहा हूं ये है आर्क और ये इसकी है आर रेडियस, और एबी क्या है इसकी आर्क। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो एपी आर्क है वो भी एक डिस्टेंस है, और रेडियस है वो भी एक डिस्टेंस है। दोनों क्या है, डिस्टेंस बच्चों। ये आर्क भी डिस्टेंस है और रेडियस भी डिस्टेंस, कोई अलग चीज नहीं है, दोनों किसी के पार्ट है डिस्टेंस के। तो आर्क भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये रेडियस भी क्या है, डिस्टेंस है। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि ये डिस्टेंस है, तो आर्क भी डिस्टेंस है और रेडियस भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का क्या होता है, L, और इसका भी L। कोई भी डायमेंशन नहीं होते, मतलब मैं क्या लिखूंगा, नो डायमेंशंस। तो एंगल के पास क्या होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता, बट इसकी यूनिट होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंगल के पास क्या नहीं होता, डायमेंशन, बट यूनिट होती है, और यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। याद रखो बच्चों, मैंने क्या बताया कि जो एंगल है उसके पास डायमेंशन नहीं। देखिए आर्क अपॉन में रेडियस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी कैंसिल होके बन, मतलब नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है, बट इसके पास यूनिट है रेडियन। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस क्वांटिटी के पास यूनिट होती है कि जो उसके पास डायमेंशन नहीं हो, ये हो सकता है। मतलब क्या हुआ, इफ अगर किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है तो उसके पास क्या होंगी, यूनिट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये बात होगी। समझ आई बात? मैं लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी क्वांटिटी के पास अगर डायमेंशन नहीं है, इसके पास डायमेंशन नहीं है, बट इसके पास क्या, यूनिट है, तो ये हमारे पास एंगल हो गया। इससे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इसमें क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कैसी कहे मैंने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कौन कौन सी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, एंगल, जो अभी भी पढ़े, all physical quantity are the physical quantity which can be described या expressed in terms of dimensions। वो डायमेंशन देखिए, अभी अभी मैंने ली थी वेलोसिटी ली थी, इस वेलोसिटी का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला LT-1, अभी अभी निकाला था। तो मैंने क्या किया, ये है फिजिकल क्वांटिटी और इसको किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, डायमेंशन की, उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन की टर्म में एक्सप्रेस करने के उस मेथड को डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टू एक्सप्रेस द एनी फिजिकल क्वांटिटी in terms of dimension। किसको,
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक्सप्रेस कर चुकूं किसकी टर्म में, डायमेंशंस की टर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, ये फिजिकल क्वांटिटी थी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया, तो फिजिकल क्वांटिटी को किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूले की टर्म में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन इक्वेशंस। डायमेंशन इक्वेशंस, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन कैसे, अभी भी वही बात बता रहा हूं। देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या थी, एल टी माइनस 1, ये निकाला था हमने। देखिए डायमेंशन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी एक साइड में फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी साइड में डायमेंशन। एक साइड में क्या फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी साइड में क्या डायमेंशन फॉर्मूला, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, एनी इक्वेशन विच have one side physical quantity and another side dimension formula। एग्जाम्पल वही, एक साइड फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी साइड ये रहा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग थी हमारी डायमेंशन की। इसके बाद हम इसमें जो स्टडी करेंगे वो डायमेंशन के जो फॉर्मूला, उसके लिमिटेशंस और उसकी क्या हम यूज करेंगे, जो उसकी एप्लीकेशन है वो करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये सब चीजें समझ आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं। और आपको इस पूरे जो टॉपिक की, इससे पहले वाले टॉपिक की अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसी चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उनको भी देखिए, वो भी बड़ी इजी मेथड से आपको ड्राइव की हुई है। हैव ए नाइस डे।